जय हिंद दोस्तों इमरान खान भारत के अंदर जितने भी जियो पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट लेने वाले लोग हैं उनके लिए वो बंदा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में इतना प्यारा था। भारत के लोग उसे इतना सेलिब्रेट करते थे कि कुछ कहने की हद नहीं। यहाँ तक कि मैंने भी एक वीडियो बनाई थी कि भाई आई लव वी लव मतलब बहुत याद आओगे इमरान, लव फ्रॉम इंडिया। उसके पीछे का रीज़न ये था कि इमरान खान एक इस तरीके का प्रधानमंत्री था जिसने अपनी पॉलिसीज से भले ही पाकिस्तान का बंटाधार कर दिया हो, लेकिन भारत के लिए उसकी पॉलिसीज इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद थी कि भारत ने बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़ दिए। और सबसे मेन काम तो ये किया कि आर्टिकल 370 को उसने हटा दिया। कश्मीर मतलब इंडिया कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने में कामयाब हुआ और उसके बाद जिस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करके अपने फेवर में लेके आया वो अपने आप में गजब था। लेकिन दोस्तों अब सिनारियो चेंज हो चुका है और किसी भी तरीके से भाई जियो पॉलिटिक्स है और पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो कि जियो पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग उसकी सरकार, उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी जियो पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग चलती है। भाई इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अपनी है, उसका जियो पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता। और यहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वो जल्दी से जियो पॉलिटिकल इश्यूज से, खासकर पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट होती भी नहीं। और जो सुपर पावर्स हैं वो इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को कंट्रोल नहीं कर पाती। लेकिन पाकिस्तान जब से बना है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको फॉरेन पावर्स ने इतना ज्यादा शुरू से कंट्रोल करके रखा है कि वो आज के दिन दुनिया के बड़े देशों की कठपुतली बन चुका है। इस टॉपिक के ऊपर बाद में वीडियो बनाया जाएगा, लेकिन इस समय पर जो मैं टॉपिक के ऊपर फोकस कर रहा हूं वो ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस सुधर रहे हैं और जिस तरीके से अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को अमेरिका बुलाया है बातचीत करने के लिए, न्योता भेजा है। और कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में कोई बड़ी बात नहीं है कि शहबाज शरीफ भी अमेरिका का दौरा करके आए, वहां जाएं और उनका बढ़िया तरीके से स्वागत हो, सम्मान हो। तो ये जो मामला है ये इस तरीके से सोच कर देखिए कि यहाँ पर अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशंस दोबारा से सुधर रहे हैं और अमेरिका पाकिस्तान के रिलेशंस सुधरने का सीधा नतीजा ये है कि कहीं ना कहीं इंडिया के लिए टेंशन है। मैं इसी चीज के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं कि ये रिलेशंस इंडिया के लिए टेंशन क्यों। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है या मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दूसरा, अगर आप IAS PCS की तैयारी करते हैं दोस्तों तो आप लोगों के लिए हमारा ये NCERT कंसेप्टर बैच जो है वो एक रामबाण दवा सिद्ध होगा, क्योंकि IAS PCS या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जब भी आप तैयारी कर रहे होते हैं तो उसका सीधा मतलब ये है कि आपके NCERT के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत होने चाहिए। लेकिन बच्चे इसी NCERT के कंसेप्ट्स क्लियर ना होने की वजह से सबसे ज्यादा डूबते हैं, फेल होते हैं। इसीलिए हमारा ये बैच हमने स्टार्ट किया है, NCERT कंसेप्टर बैच। किसी भी क्लास का 6ठी से 9वीं से 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं किसी भी क्लास का स्टूडेंट इस NCERT की क्लास को ज्वाइन कर सकता है। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यानी जो भी इंसान IAS PCS एग्जाम देने का सपना लेकर बैठा है उन सबके लिए बहुत ही बेसिक कोर्स है, बेसिक कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने का। ये आपके स्कूल में, कॉलेज में, बेसिक एंट्रेंस में, कहीं पर भी, यहां तक कि CUET सब जगह पर ये बेसिक कोर्स काम आएगा। 500 रुपीज पर मंथ इसकी फीस रखी है NCERT के कंसेप्टर बैच की। आप जल्दी से जल्दी या तो हमारी स्टडी टेबल ऐप को डाउनलोड करें या फिर इस नंबर पर कॉल करके
फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। 9991119407 है। दूसरा, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो CUET प्रोग्राम का एंट्रेंस देना चाहते हैं अगले साल, तो टारगेट 2023 हमने तैयार किया है। इसमें आपके तीनों के तीनों पेपरों की तैयारी करवाई जाएगी और ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है ये आपको यहां पर काम आएगा। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे इन कोर्सेज के लिए कांटेक्ट करें ताकि आगे आपको सहूलियत हो। और तीसरा दोस्तों, अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए द हिंदू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप कुछ ना करें, हमने द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस का सेशन रखना शुरू किया है। जल्दी से जल्दी आप हमारी ऐप स्टडी टेबल जो है उसे डाउनलोड कीजिए और उसके ऊपर द हिंदू का जो एडिटोरियल है उसकी स्टडी, मतलब उसका पूरा का पूरा हम डिस्कशन किया करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उन्हें भी और एडिटोरियल भी। तो ये आपका एक पार्ट जो इंफॉर्मेशन थी। अब आ जाते हैं दोस्तों अमेरिका के ऊपर। असलियत में अगर हम इस मैप को देखते हैं तो यहां जियोपॉलिटिक्स एक अलग ही लेवल की चलती है, इसे कोई दो राय नहीं है। इस पार्ट को वेस्ट एशिया या कई बार मिडल ईस्ट कहा जाता है। ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका वगैरह, इसको साउथ एशिया कहा जाएगा। इस पूरे रीजन को आसियान कहा जाएगा। ये चाइना वाला हिस्सा है और ये सेंट्रल एशिया है। समझे, ये मेन रीजन्स हैं जो इस इलाके के ऊपर या एशिया के मेजर पार्ट्स हैं और यहीं पर सारे का सारा सिस्टम जो है वो फोकस होता है, या यूं कहें कि सारी की सारी चीजें जो हैं वो यहीं पर हैं। यहां पर हमेशा इस पूरे के पूरे रीजन जियोपॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो इसे इंडो पैसिफिक कहा जाएगा। और ये इंडो पैसिफिक रीजन वो है जहां से आज के दिन 75% गुड्स का ट्रेड होता है। अब 75% गुड्स का अगर ट्रेड यहां से हो रहा है और यहां, इसलिए ये रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर हम इस सेंट्रल एशिया को देखें तो इस सेंट्रल एशिया का गेटवे ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान से होकर जाता है, या रास्ता जो है इस जगह से होकर जाता है। और जिस पावर का अफगानिस्तान के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल है वो सीधे तौर पर चाइना, सेंट्रल एशिया, ईरान, पाकिस्तान और यहां तक कि इंडिया के ऊपर कंट्रोल करेगा या डोमिनेट करके रहेगा। अब यहां आप अगर देखें तो यहां पर पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस हमेशा से बढ़ी रहती है और पाकिस्तान एक ऐसा देश जो भारत के लिए हमेशा एक सरदर्दी बना रहता है। और यहां पर अमेरिका की पाकिस्तान के साथ दोस्ती तो है। क्या मामला इधर अगर देखें ध्यान से तो पाकिस्तान की अमेरिका के साथ जैसे जैसे दोस्ती बढ़ेगी उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इंडिया के लिए टेंशन बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये जो रीजन्स हैं ये पाकिस्तान, ये कश्मीर के पाकिस्तान ने जो है वो कब्जा रखा है, कश्मीर का ये जो हिस्सा है वो, और ये जो है वो चाइना के पास है। ये दोनों हमने वापस लेने हैं और हमें हर रोज अपने एक बार तो कसम खा लेनी चाहिए कि इन दोनों इलाकों को छीनना है। लेकिन सच बात ये है कि कश्मीर आज के दिन पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर दो मामलों में, डोमेस्टिक इश्यूज के मामले में इंटरफियर करता है। और एक तरफ जो इस्लामिक सेपरेटिस्ट पार्ट्स हैं उनको सपोर्ट करता है और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं खालिस्तानी सेपरेटिस्ट्स को भी ये सपोर्ट करता है। तो सीधी सी बात है, अभी तक मामला ये था
कि पाकिस्तान जब पाकिस्तान में इमरान खान मौजूद था तो इमरान खान के टाइम पर कहीं ना कहीं अमेरिका का एंटी अमेरिका सेंटीमेंट जो है वो हमेशा रहता, और जिसकी वजह से इमरान खान की वजह से पाकिस्तान जो है वो अमेरिका और यूरोप के कंट्रीज से हमेशा दूर बना रहता है। पाकिस्तान अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज से हमेशा दूर बना रहता। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप यहां पर देखते हैं कि उसका सीधा सीधा फायदा इंडिया के साथ होता। अच्छा, पाकिस्तान ना सिर्फ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज बल्कि इमरान खान के टाइम पर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया से भी नाराज रहा, और यही एक कारण है कि भले ही अफगानिस्तान के अंदर एंट्री पाकिस्तान को मिल गई, लेकिन अमेरिका जो है उसको अफगानिस्तान के अंदर वो बढ़त नहीं मिल रही थी जो पाकिस्तान की वजह से अमूमन अमेरिका को मिलती थी। और तीसरा, चाइना जिस तरीके से अपना इन्फ्लुएंस लगातार पाकिस्तान में और अफगानिस्तान के अंदर बढ़ा रहा था, और उसके साथ साथ वही इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया के अंदर बढ़ा रहा था, वो भी अमेरिका के लिए टेंशन वाली बात थी। लेकिन यहां अगर हम देखें तो इंडिया के लिए क्यों टेंशन है, यहां समझकर देखिए। भाई, अगर अमेरिका, पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस अच्छे होते हैं, अमेरिका और पाकिस्तान एक साथ आ जाते हैं या एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, अच्छा, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि इंडिया जो, अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ रिलेशंस खत्म कर देगा। लेकिन इंडिया का जो शुरू से एटीट्यूड रहा है अमेरिका के लिए, और खासकर इस यूक्रेन क्राइसिस के मामले में और खासकर क्वाड के मामले में, कि इंडिया का शुरू से एक स्टेटस रहा है या एक पोजीशन रही है कि कैसे भी करके हम अमेरिका के बराबर के तो देश हैं, पिछलग्गू नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि यूरोपियन कंट्रीज की तरह, जैसे अमेरिका ने कहा कि यूरोप से अपने रिलेशंस तोड़ो और यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया से अपने रिलेशंस तोड़ दिए, इंडिया वैसा नहीं करने जा रहा। पिछले काफी सारे वीडियोस इस मामले में हमने डॉक्टर एस जयशंकर को लेके बनाए हैं। अब यहां इसका मतलब यह कि अमेरिका इंडिया को अपनी एक बी टीम की तरह जो इस्तेमाल करना चाहता था, इंडिया ने अमेरिका की बी टीम बनने से साफ मना कर दिया। और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अमेरिका चुप बैठने वाले देशों में से नहीं है, वो इंडिया को अपने तरीके से ढालने के लिए कुछ ना कुछ तिगड़म जरूर बिठाएगा, और वो तिगड़म कहीं ना कहीं रिवाइवल ऑफ खालिस्तान के मामले में देखे जा सकते हैं। क्योंकि वो जो पन्नू है जो खालिस्तान मूवमेंट को आज के दिन लीड कर रहा है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर ही बैठा है, वो इंडिया में नहीं या पाकिस्तान में, वो सॉरी अमेरिका के अंदर बैठा है, और बाकायदा अमेरिका के अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को भड़काने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो शॉर्ट में मेरा कहने का मतलब यह है कि आज के दिन जो सिचुएशंस हैं उसमें अमेरिका जो है इंडिया से बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि इंडिया का जो पोस्चर है वो प्रो अमेरिका भले ही है, लेकिन कहीं ना कहीं डिपेंडेंट ऑन अमेरिका या फिर बी टीम ऑफ अमेरिका बिल्कुल भी नहीं है। नतीजा उसका ये है कि खुले तौर पर उसके पीछे का रीजन आप समझ लीजिए कि रशिया को नाराज नहीं किया और आज भी क्रूड ऑयल से लेकर दूसरी चीजें खरीद रहा है, और कहीं ना कहीं इंडिया रशिया को, अमेरिका को यहां तक जवाब दे चुके हैं और यूरोप को यहां तक जवाब दे चुका है कि भैया मेरे ऊपर बैन लगा रहे हो, पहले आप अपनी गिरेबान में झांक कर देखो। यानी अमेरिका इंडिया को जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहता था या जिस तरीके से इंडिया का साथ चाहता था कि इंडिया चुपचाप अमेरिका को फॉलो करे, इंडिया ने वैसा करने से मना कर दिया। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि अमेरिका इंडिया से ज्यादा खुश नहीं है, और कहीं ना कहीं इसका असर पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती हो रही है उसका असर अब इंडिया के इस बिहेवियर के रिटेलिएशन के रूप में, एक जिसे कहते हैं प्रतिक्रिया के रूप में दिखाई देता हुआ नजर आएगा। भाई सीधी सी बात है, अमेरिका के पाकिस्तान से रिलेशन सुधरने का सीधा सीधा मतलब यह है कि यूरोपियन कंट्रीज से भी पाकिस्तान के रिलेशंस सुधरेंगे।
यानी यूरोपियन कंट्रीज जो एड देती थी और जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट, वैसे तो इन आतंकवादियों के पास कोई इन्वेस्टमेंट आती नहीं, फिर भी इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो इन्वेस्टमेंट आती थी, अब वो कहीं ना कहीं रास्ते खुलेंगे। अब पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया से भी रिलेशंस खुलकर साफ हो रहे हैं और वो $8 बिलियन के लोन के रूप में साफ नजर आ रहा है और पाकिस्तान को यहीं से IMF और वर्ल्ड बैंक से भी लोन मिलना शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान के ऊपर जो FATF के जो रिस्ट्रिक्शंस थे, जो लग रहे थे, अब वो लगने बंद हो जाएंगे या वो ढीले पड़ जाएंगे। नतीजा उसका ये होगा कि अब कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान को जिस इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरता हुआ देख रहे थे, पाकिस्तान अब उस इकोनॉमिक क्राइसिस में ज्यादा दिन नहीं रहेगा या उतने सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस में नहीं रहेगा, क्योंकि अमेरिका, यूरोप, IMF, वर्ल्ड बैंक, सऊदी अरेबिया, ये सब उसको थोड़ी थोड़ी भी मदद करते रहेंगे। तो उसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्राइसिस इस समय पर लगातार चल रहा था, वो कहीं ना कहीं उतने दबाव वाला नहीं रहेगा जितना इस समय पर दबाव वाला है। इसका एक फायदा इंडिया को ये जरूर होगा, इंडिया को उसका एक फायदा ये थोड़ा थोड़ा जरूर होगा कि पाकिस्तान एक क्राइसिस में नहीं जाएगा, इंटरनल टर्मोइल नहीं होगा, मामला सेटल रहेगा, पॉलिटिक्स स्टेबल रहेगी। नतीजा उसका ये रहेगा पॉलिटिक्स स्टेबल रहने का कि कहीं ना कहीं वहां डिस्टर्बेंस नहीं होगी, तो इंडिया के बॉर्डर के ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा और जो न्यूक्लियर आर्सेनल के आतंकवादियों के हाथ में जाने का डर था, अब वो डर भी नहीं रहेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, तो कल को अगर इंडिया और चाइना की लड़ाई होती है या किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो कम से कम पाकिस्तान चुप बैठा रहेगा और जब इंडिया चाइना से लड़ रहा होगा उस टाइम पर पाकिस्तान उसे परेशान, इंडिया को वेस्टर्न बॉर्डर पर परेशान नहीं कर रहा होगा। यह पॉसिबिलिटी है क्योंकि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के अच्छे संबंधों का आज के दिन सीधा सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान का चाइना से एक संबंध टूट जाना। अब वहीं इस चीज को समझेंगे कि अमेरिका के साथ संबंध सीधे होने का मतलब यूरोप के साथ संबंध, यूरोप के साथ संबंध सीधे होने का मतलब एड और इन्वेस्टमेंट वापस आएगी। एड और इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने में मदद होगी। सऊदी अरेबिया भी कहीं ना कहीं एड और इन्वेस्टमेंट तो देगा, लेकिन साथ में OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के ऊपर जो सऊदी अरेबिया का डोमिनेंस है, वो सपोर्ट OIC का, वो सपोर्ट पाकिस्तान को दोबारा से मिलना शुरू हो जाएगा और उसकी सीधी सीधी पॉसिबिलिटी ये है कि इंडिया आगे कश्मीर के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी चेंज करेगा या कोई भी स्टेप उठाएगा, उसके लिए पॉसिबिलिटी ये है कि यहां से OIC जो है वो प्रेशर क्रिएट करे इंडिया के ऊपर और स्टेटस क्वो बनाने और पाकिस्तान के फेवर में डिसीजन देने के लिए इंडिया के ऊपर दबाव बनाए। इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा, FATF के रिस्ट्रिक्शन से बचने का सीधा सीधा मतलब यह होगा कि अब तक हाफिज सईद से लेकर जितने भी एंटी टेररिस्ट मतलब एंटी इंडिया पीपल वहां पर मौजूद थे, जितने भी एंटी इंडिया लोग वहां पर मौजूद थे, अभी तक जिन्हें पाकिस्तान ने दबाव के अंदर, FATF के दबाव में के अंदर जेल में डाल रखा था, कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे होने का मतलब सीधा सीधा ये हो कि FATF कि वो दबाव पाकिस्तान पर नहीं हो जो अभी थे। इसका सीधा मतलब ये होगा कि हाफिज सईद से लेकर मुल्ला उमर से लेकर जितने भी एंटी इंडिया माइंडसेट रखने वाले या एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व जितने भी लोग थे, वो सारे के सारे अब इंडिया के मतलब उन सबको पाकिस्तान जेल से बाहर निकाले और दोबारा से वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज में या इनफिल्ट्रेशन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएं। और यहां पर कोई बड़ी बात
नहीं है कि अमेरिका और यूरोप मिलकर पाकिस्तान का यूनाइटेड नेशंस में भी किसी ना किसी मामले में साथ देना शुरू कर दें, और ये भी इंडिया की टेंशन बढ़ा सकता है। हालांकि मैं ये बार बार कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं इंडिया अपने आप में इंडिविजुअल कंट्री इस तरीके से है कि इसका बहुत ज्यादा से प्रेशर को झेलना एक आदत बन चुकी है, और इतनी जल्दी जब इंडिया अपने सबसे वर्स्ट केस में या अपने सबसे वर्स्ट पीरियड में, जिस टाइम पर इंडिया का कोई दोस्त नहीं था, उस टाइम पर भी इंडिया अमेरिका के सामने नहीं झुका और अपनी नॉन अलाइंड मूवमेंट को आगे बढ़ाया, तो उसका सीधा सीधा मतलब यह भी है कि आज के दिन भी इंडिया उसी जगह पर बहुत स्ट्रांग पोजीशन के अंदर, और खासकर इकोनॉमिकली स्ट्रांग पोजीशन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से खड़ा हुआ है। अब इसके अंदर आगे हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जा सकता है इंडिया के अंदर, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा ये मानना है दोस्तों अभी कि कहीं ना कहीं इस टाइम पर इंडिया जो है वो एक प्रेशर में यहां पर फंस गया है, लेकिन एक प्रेशर और है जो इंडिया के ऊपर बना रहेगा, और वो प्रेशर है कि अफगानिस्तान वाला प्रेशर ये है कि जैसे जैसे इंडिया, अब प्रॉब्लम इंडिया के लिए यहां पर बढ़ती जाएंगी। कैसे कि अफगानिस्तान के अंदर अगर आप देखते हैं तो अफगानिस्तान में पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है और यहां पर तालिबान मौजूद है। हालांकि इंडिया पहली बार तालिबान से डायरेक्ट बात कर रहा है, लेकिन कहीं भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका यहां एंट्री ले और तालिबान और पाकिस्तान के रिलेशंस और ज्यादा मजबूत होने शुरू हो जाएं, और कहीं ना कहीं वो भी कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी को बढ़ावा देना शुरू कर दे, जो इंडिया की सरदर्दी बढ़ाएगा। दूसरा, इंडिया के ऊपर एक दबाव बढ़ेगा ताकि ईरान के ऊपर अपना डिपेंडेंसी थोड़ी बढ़ाए, ताकि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान से रिलेशंस मेंटेन रखे जाएं, और साथ में रशिया के साथ भी अपने रिलेशंस बढ़ाए सेंट्रल एशिया के मामलों में, ताकि ताजिकिस्तान के अंदर जो हमारा एयर बेस है उसको इस्तेमाल करके इन केस अगर तालिबान इंडिया के एंटी इंडिया एक्टिविटीज में शामिल होता है तो उसको काउंटर करने के लिए वहां पर इंडिया को दोबारा से अपने सेटअप्स बिठाने पड़े, और एंटी तालिबान मूवमेंट जो अफगानिस्तान में चल रहा है उसको रीस्टार्ट करे या उसको री एनर्जाइज करे। ऐसी सिचुएशन में इंडिया के लिए अफगानिस्तान की सरदर्दी भी बढ़ेगी, साथ में ईरान, चाइना और रशिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करने का भी एक चैलेंज बढ़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से, और सबसे बड़ी बात यह है पाकिस्तान के पास पैसे का सीधा सीधा मतलब यह है कि उसके पास ज्यादा पैसा होगा इंडिया के अगेंस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज को फाइनेंस करने का, और उसके पास ज्यादा पैसा होगा कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर जो है वो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने का, और नतीजतन ये होगा कि इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा कि अपनी सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर को और बढ़ाए और मजबूत करे, जिसका कहीं ना कहीं हमारी वेलफेयर स्कीम्स और दूसरी चीजों के ऊपर होने वाले खर्च से भी कटौती करने का सीधा सीधा एक रीजन बन जाएगा। तो पाकिस्तान और रशिया के जो रिलेशंस हैं वो जैसे जैसे मजबूत होंगे इंडिया के लिए लगातार सरदर्दी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे इंडिया के लिए सरदर्दी बढ़ती जाएगी कहीं ना कहीं इंडिया को प्रेशर के अंदर आना पड़ेगा। और इसका एक एग्जांपल रिवाइवल ऑफ खालिस्तान की फॉर्म में देखा जा सकता है कि जैसे ही पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ की सरकार आई है, एकदम से इंडिया के अंदर खालिस्तानी एक्टिविटीज भी बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। अब ये किस हद तक बढ़ेंगी, किस हद तक जाएंगी दोस्तों, वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए तो इंडिया के लिए टेंशन बढ़नी शुरू हो चुकी है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।